इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आ रही है, जहां धार्मिक आयोजन के दौरान दो समुदायों में विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव और मारपीट हुई। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस को भी तैनात किया गया है। ये घटना हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना इलाके की है। शनिवार देर शाम धार्मिक आयोजन के दौरान मामूली सी बात पर कहासुनी हुई। दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। इसके बाद मौके पर जमकर पथराव हुआ, मारपीट, कुछ दबंगों पर मारपीट का इल्जाम लगा, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की, उसके सिर में चोट आई। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। हालात को काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। हापुड़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो समुदायों के बीच टेंशन का माहौल देखने को मिला। उसके बाद पत्थरबाजी हुई और वो पत्थरबाजी मारपीट में बदल गई। दरअसल धार्मिक आयोजन यहां हो रहा था, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर विवाद बढ़ गया। जमकर इस दौरान पथराव भी हुआ और दोनों समुदायों के लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट की। मौके पर पुलिस बल पहुंची, तब जाके हालात शांत हुए। बड़ी खबर नेपाल से है। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले नेपाल की, किस तरह से नेपाल में लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से लोग मुश्किल में हैं। लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं, नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से नेपाल के सभी राजमार्ग बंद पड़े हैं। सरकार ने 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय छुट्टी का ऐलान कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आसमानी आफत से किस तरह के नेपाल के लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, पानी का प्रवाह इतनी तेज है, तेजी से सड़कों पर ये लैंडस्लाइड की वजह से मलबा आ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, पानी का प्रवाह बहुत तेज है। नेपाल की राजधानी अगर काठमांडू की बात की जाए तो इसको जोड़ने वाली जो सड़क है वो भी प्रभावित हुई है। प्रशासन ने हालांकि लोगों को सतर्क किया है और घरों में रहने की ही सलाह दी है। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात नेपाल में रहेंगे। मौसम विभाग की तरफ से नेपाल में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। ये आप नदी देख रहे हैं। टूटा पहाड़, हाईवे पर हाहाकार, डर की चट्टान, बाल बाल बची जान। नेपाल में आसमानी आफत से भारी तबाही हुई है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से जगह जगह हाईवे बंद हो गए हैं, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेपाल में भूस्खलन से कैसी तबाही मची है। लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाली सड़क भी प्रभावित हुई है। कहीं मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, तो भारी बारिश की वजह से नेपाल के कई राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। शुक्रवार शाम से शुरू हुई बारिश लगातार शनिवार तक भी जारी रही। बारिश की वजह से हो रही परेशानी को देखते हुए नेपाल सरकार ने पूरे देश में 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा की है। बारिश की वजह से एयरपोर्ट ठप है, स्कूल कॉलेज दफ्तर भी बंद है। प्रशासन लगातार लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां 26 सितंबर को हिंसा करने वाले दंगाइयों पर एक्शन जारी है। प्रशासन हर दंगाई के अवैध मकान को मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है। शनिवार को मौलाना तौकीर रजा के खास डॉक्टर नफीस को अवैध बारात घर को उनके जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने 4 बुलडोजर की मदद से 1000 गज सरकारी जगह को खाली कराया। और आज भी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर बाकी बचे कब्जे को हटाएगा। बरेली में सिर्फ बीडीए ही नहीं, नगर निगम का भी एक्शन जारी है। सैलानी मार्केट की करीब 200 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि उपद्रवियों और उनके मददगारों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बरेली में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ बुलडोजर जमकर गरज रहा है। 26 सितंबर को जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए थे, पुलिस और प्रशासन अब उनका इलाज कर रही है।
शनिवार को बीडीए ने आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चलाया। करीब 1000 वर्ग गज में बने लगभग 5 करोड़ रुपए के बारात घर को ध्वस्त कर दिया। ये बारात घर इतना बड़ा है कि पूरे दिन बुलडोजर गरजते रहे, लेकिन फिर भी पूरा बारात घर मिट्टी में नहीं मिल सका। इसलिए आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। 26 सितंबर को बरेली में हुए हिंसा के बाद बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम का बुलडोजर लगातार चल रहा है। मैं इस वक्त बरेली के किला इलाके में हूँ, किला थाना क्षेत्र में हूँ, और यहाँ पे आज एक बारात घर पे बुलडोजर चला था और इसका नाम था रजा पैलेस। बताया ये जा रहा है कि ये डॉक्टर नफीस का था। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि ये नक्शे के बगैर बनाया गया था। 2024 से ये मामला चल रहा था, कोई कोर्ट में मामला पेंडिंग नहीं है और इसी साल यानी 2025 के मई में इसको ध्वस्त करने का ऑर्डर भी हो गया था। लेकिन जब हिंसा हुई उसके बाद से एक एक करके तौकीर रजा के जितने भी जानकार हों, रिश्तेदार हों, उनके आसपास वाले हों, उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, उनके ऊपर में लगातार कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो बरेली विकास प्राधिकरण है उसका ये कहना है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीधा सीधा संबंध ये बनता है कि डॉक्टर नफीस जो है वो आईएमसी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो तौकीर रजा की पार्टी है उसके स्पोक्स पर्सन है और उन्हीं का ये बारात घर। आप साइज़ देखिए कितना बड़ा सा ये बारात घर है। ये पूरा इलाका ओपन स्पेस था, कुर्सियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं एक साथ, वो इंतज़ाम यहाँ पे किया हुआ है। और जो 3 बुलडोजर एक साथ यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन उससे भी ये कार्रवाई ढंग से हो नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद चौथा बुलडोजर यहाँ पे मंगवाया गया और उसके बाद लगभग दिन भर के कार्रवाई के बाद इस रजा पैलेस को जो बारात घर है उसको ध्वस्त कर दिया गया है पूरी तरह से। बीडीए की इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी फोर्स मौजूद रही। डॉक्टर नफीस और उसके बेटे को जेल भेजा जा चुका है। उनके मार्केट को बवाल के बाद सील कर दिया गया था। नफीस तौकीर रजा का खासम खास है। इसी ने मौलाना के कहने पर भीड़ को भड़काया था, पुलिस को धमकाया था। अब बरेली पुलिस नफीस की क्राइम कुंडली खंगाल रही है और नफीस के अवैध कब्जे और कमाई की नपाई बीडीए कर रहा है। वहीं 5 एनक्लेव में मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत के मकान को भी सील कर दिया गया है। 9 महला मस्जिद के पास 4 दुकानें भी सील की गई हैं। बरेली में सिर्फ बीडीए ही नहीं, नगर निगम का भी एक्शन जारी है। सैलानी मार्केट की करीब 200 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि उपद्रवियों और उनके मददगारों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। विकास प्राधिकरण की तरफ से हम लोग लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उसी में एक नफीस है, इनका 2024 में हम लोग नोटिस कटा था एंड 2025 17 में डिमोलिशन ऑर्डर हो चुका है एंड इनका जो भी न्यायालय का गाइडलाइंस है उसको हम लोग फॉलो करते हुए इनको पर्याप्त अपील का टाइम देते हुए हम लोग आज ध्वस्तीकरण का कार्य कर रहा है। ये एक नफीस का है। ये दुकान लगभग 500 स्क्वायर मीटर का है। 250 स्क्वायर मीटर का इसका निर्माण हुआ है एंड 250 मीटर का इसका बिल्डअप एरिया है। सो 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है। बरेली में दंगाइयों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन और पुलिस को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की हिम्मत पुलिस प्रशासन को धमकाने की नहीं हुई। पुलिस का मैसेज साफ है कि जो भी बरेली की हवा में जहर घोलेगा उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तय है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बुर्का पहनकर आई महिलाओं के वोटिंग को लेकर सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में बीजेपी ने बूथ पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की जांच का मुद्दा उठाया। शनिवार को बिहार पहुंचे सीईसी ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ राजनीतिक दलों की बैठक हुई, जिसमें सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति और मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। जेडीयू ने 1 चरण में चुनाव कराने की वकालत की, जबकि बीजेपी ने भी 1 या अधिकतम 2 चरणों में मतदान की मांग की। आज भी बिहार चुनाव को लेकर आयोग के अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बस बजने ही वाला है। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम का बिहार में बैठकों का दौर जारी है। जहां शनिवार को टीम ने सियासी दलों के साथ मंथन किया, तो आज ब्यूरोक्रेट्स और चुनाव आयोग से जुड़ी एजेंसियों के साथ चर्चा करने वाला है। शनिवार को आयोग के साथ हुई चर्चा में सियासी दलों ने अपनी अपनी मांगे रखी।
जिनमें सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर है कि बिहार में इस बार कितने फेज में चुनाव होगा। आयोग के साथ मीटिंग में बीजेपी ने 1 से 2 फेज में चुनाव कराने की मांग उठाई तो जेडीयू ने 1 फेज में ही चुनाव संपन्न कराने की मांग की। वहीं आरजेडी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे वो जितने फेज में हो। जल्द चुनाव कराने को लेकर सियासी दलों ने अपने अपने तर्क भी दिए हैं। मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में 1 फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी और 1 फेज में बिहार चुनाव कराने के लिए हर एक लिहाज से तैयार है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आग्रह किया, अगर 1 फेज में चुनाव होता है तो हम लोग उसका समर्थन करें। हमारे दल के प्रतिनिधि लोग गए थे, अपनी बात को रखा है उन्होंने और उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण में। अब 1 में कराए 10 में कराए, जो भी चुनाव तो लड़ना ही है। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में वक्त की बर्बादी का तर्क देते हुए चुनाव 1 या 2 फेज में कराने की मांग की जा रही है, तो बीजेपी ने बिहार में मतदान के दौरान बुर्का पहनी महिला वोटर की पहचान कराने की भी मांग की है। पर्दा नशीन औरतें हैं, उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। आज फिर सीएसी बिहार में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी नोडल अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और चुनाव के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। आयोग की टीम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रवर्तन एजेंसियों, सीएपीएफ, सीएस, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। आज की मीटिंग के बाद दोपहर 2 बजे आयोग मीडिया से रूबरू होगा, जहां अब तक की चुनावी तैयारियों की जानकारी साझा किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। शनिवार की मीटिंग में बीजेपी की 60 सिटिंग सीटों पर चर्चा हुई, तो आज भी बाकी बची सीटों पर मंथन होगा। बीजेपी इस बार चुनाव के लिए महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दे रही है। इधर एनडीए में बड़े भाई के सवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बार चुनाव में कोई बड़े छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। शनिवार को बीजेपी ने अपनी 60 सीटों की समीक्षा की। बाकी सीटों पर आज शाम 6 बजे एक बार फिर से बैठक होगी। आज की मीटिंग में सभी सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे केंद्रीय टीम को भेजना है। 60 सीट पर चर्चा हुई है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस पर और वहां से जो लोग संभावित उम्मीदवार ने अपना इच्छा जाहिर किया है उन लोगों पर भी चर्चा हुई है। यानी हमारा सिटिंग सीट और हम जो सीट लड़े हैं अभी उस पर हम आज और कल चर्चा कर रहे हैं। जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें और उसके साथ साथ अगर कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी है तो हम लोग उस पर अभी समीक्षा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए चुनाव लड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले आरजेडी में उम्मीदवार बदलने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। शनिवार को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राबड़ी देवी के आवास पर जबरदस्त हंगामा किया। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर मखदुमपुर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरजेडी के विधायक सतीश कुमार दास के विरोध में नारेबाजी की।
कार्यकर्ताओं ने मखदुमपुर सीट से कैंडिडेट्स बदले जाने की मांग करते हुए अपनी ही पार्टी के विधायक को चोर कहा। आरजेडी के सिटिंग कैंडिडेट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी से मुलाकात की और राबड़ी देवी ने उनकी बात भी सुनी। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर अब हंगामा जो है वो लगातार हो रहा है। बच्चों की मौत के मामले में इस दवा के इस्तेमाल की बात सामने आई, जिसके बाद से राज्य सरकारें एक्शन में आ गई हैं। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश और केरल सरकार ने भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन कर दिया है। इस सिरप से मध्य प्रदेश में 27 दिन में 11 बच्चों की मौत हुई थी और इन सभी की उम्र 1 से 5 साल के बीच है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही है। राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप से अब तक 3 बच्चों की जानें गई हैं। इस बीच कफ सिरप को लेकर राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर का बड़ा बयान आया। उनका कहना है कि किसी भी बच्चे की मौत कफ सिरप से नहीं हुई है। जिन बच्चों की जानें गईं वो पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जानलेवा कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बना काल। छिंदवाड़ा में 27 दिन में 11 मासूमों की मौत। तमिलनाडु, एमपी, केरल में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप हुआ बैन। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप एक ऐसा सिरप जो मासूमों की खांसी ठीक करने के बजाय उनका काल बन रहा है। राजस्थान समेत देश के अलग अलग राज्यों में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से मौत के मामले सामने आने के बाद अब राज्य सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं। तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कोल्ड ड्रिंक सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। इसकी मात्रा तय मात्रा से ज्यादा थी। इसी कारण यह सिरप विषैला बन गया। कोल्ड ड्रिंक दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सिरप को बैन कर दिया है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से मरने वाले 11 बच्चों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा भी की है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की वजह से एमपी के छिंदवाड़ा में 27 दिनों में 11 बच्चों की मौत हुई है। पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था। इन सभी की उम्र 1 साल से 5 साल के बीच है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन होने के बाद छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीमें मेडिकल स्टोर पर जांच कर रही है। जो भी मेडिकल स्टोर कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बेच रहे हैं उनके यहां से सिरप जब्त किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टरों से बच्चों को खांसी का सिरप लिखते वक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। सिरप है जिसको ऑलरेडी शासन के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है। पूर्व में जो जिन बच्चों ने इसको लिया था, जो बीमार पड़े थे, तो उसमें से आज एक और सूचना मिली है कि जो एक बच्ची है वो नागपुर में एडमिट थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिली है कि मृत्यु हो गई है। शासन का एक, भारत सरकार का एक गाइडलाइन, एक एडवाइजरी जारी हुआ है कि मतलब खांसी का जो सिरप है उसको बहुत जल्दबाजी में, कोई भी हो, चाहे वो मतलब कोल्ड ड्रिंक, तो एक उसका तो कंपोजिशन उसमें गलत पाया गया और काफ़ी मात्रा में उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस पाया गया, वो तो एक स्पेसिफिक केस है। लेकिन एक जनरल भी एक है कि खांसी का सिरप बहुत जल्दी नहीं लेना चाहिए। तो वो भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे ज़िले में एक ये एडवाइजरी हम एक तरह से जारी करें कि आप बहुत जल्दबाजी में खांसी का सिरप बच्चों को न दें। वहीं राजस्थान में कफ सिरप पीने से भरतपुर, सीकर और चूरू में एक बच्चे की मौत हुई है। शुरुआती जांच में डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप का नाम सामने आया है। ये दवाई एक निजी फार्मा कंपनी केसंस फार्मा तैयार करती है। यहाँ बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई। इसके बाद भजनलाल सरकार एक्शन में आ गई है। राजस्थान सरकार ने केसंस फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाइयों पर रोक लगा दी है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले राजा राम शर्मा ने कंपनी को जांच में क्लीन चिट दी थी।
वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर अभी भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में कफ सिरप की वजह से मौतें नहीं हुई हैं। सरकार ने 2 बार इसकी जांच करवाई है, जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से उनको कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है।